एक बार एक गांव में एक दिनेश नाम का माली रहता था। वो अपने बाग के पेड़ और पौधों से बहुत प्यार करता था। गांव से बाहर होने के कारण वो अक्सर घर लेट हो जाया करता था, जिसकी वजह से एक दिन इसी बात पर दिनेश और उसकी बीवी सविता में काफी लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्या काम करते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, और रोज रात को देर से भी आते हो। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ये फालतू का काम बंद करके कुछ नया काम कर लो, कुछ नया काम कर लो। इस बाग को बेच दोगे तो कितने अमीर हो जाएंगे हम, पड़ोसी भी कितने अमीर होते जा रहे हैं हमसे। क्या गरीब रह जाएंगे, भगवान का दिया सब कुछ तो है। और फिर मैं इन पेड़ों से बहुत प्यार करता हूँ, इन्हें छोड़कर मैं जी नहीं सकता। ये पेड़ और बाग तो मेरी जिंदगी है, अगर ये न रहे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन तुम लालची हो, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आएगी। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त रमेश के पास पहुँचता है। क्या हुआ दिनेश भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हो। भाभी से फिर लड़ाई हो गई क्या है? क्या बताऊं भाई, वही रोज रोज की किलकिल, पैसा नहीं आ रहा है, ये बाग बेच दो। बताओ, ये बाग और पेड़ भी कोई बेचता है क्या? अरे भाई, अब मैं क्या बताऊं इसमें, ये तो तुम दोनों के बीच का मामला है। तुम कहो तो मैं और गीता समझाएं भाभी को। अरे वो कुछ नहीं सुनेगी, लालची हो गई है वो, बस पैसा पैसा दिखता है उसको। चल भाई, मैं जा रहा हूँ बाग में, और आज से अकेले ही रहूंगा अपने बाग में ही, भाड़ में जाए वो। इसके बाद दिनेश वहाँ से चला जाता है और अपने बाग में आकर लेट जाता है। रात में उसे कुछ शोर सुनाई पड़ता है तो वो उठता है। कौन कौन है, सामने आओ। तभी उसके सामने कुछ गुंडे, जिनके नाम प्रवीण, सूरज और भूरा होते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं। सभी के हाथों में तलवार और हथियार होते हैं। तभी प्रवीण नाम का गुंडा बोलता है, जान ले लो इसकी। लेकिन भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये बताने के लिए मुझे मना किया गया है, लेकिन तू बोल रहा है तो तुझे इतना बता देता हूँ, तेरा ही कोई खास है। इसके बाद वो गुंडे दिनेश को मार डालते हैं और उसकी लाश को उसी बाग में एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन असमय मरने के कारण दिनेश एक भूत बन जाता है। उधर दिनेश जब कई दिनों तक घर नहीं आता तो दिनेश की बीवी सविता रोने लग जाती है। तभी रमेश वहाँ आता है और गांव के काफी लोग जमा हो जाते हैं। देखो ना रमेश, ये क्या हुआ, ये मुझे छोड़कर चले गए। अरे मैं लड़ती थी तो अपने अकेले के लिए थोड़ी ना लड़ती थी, मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में और अच्छे से रह सके। इसमें मेरी क्या गलती थी, इसमें मैं क्या गलत करती थी? मुझे पता है सविता भाभी, आपको कोई गलत नहीं समझ रहा, आप रोइए मत। इसके बाद रमेश और बाकी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात सूरज के घर पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है यार, इतनी रात को सोने भी नहीं देते। सूरज दरवाजे की तरफ चल देता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने दिनेश का भूत होता है। दिनेश, तुम जिंदा कैसे हो गए? लेकिन भूत कुछ नहीं बोलता और उसको मार देता है। ये बात प्रवीण और भूरा को पता चलती है तो भूरा बहुत डर जाता है। प्रवीण भाई, मुझे तो डर लग रहा है, देखो सूरज को मार दिया, लगता है उस दिनेश का भूत जिंदा हो गया है। कितना डरपोक है यार तू तो। अरे भूत कुछ नहीं होते, कोई दुश्मनी रही होगी सूरज की और उन्हीं दुश्मनों ने मारा होगा उसे। कुछ नहीं हो भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा और आपके साथ ही रहूंगा कुछ दिन। तू भी ना बिल्कुल फट्टू और डरपोक है? उसके बाद प्रवीण और भूरा प्रवीण के घर ही सो जाते हैं। रात में भूरा की नींद एकदम से खुलती है तो उसके सामने दिनेश का भूत खड़ा होता है। प्रवीण भाई उठो, देखो कौन खड़ा है। प्रवीण एकदम से उठकर बैठ जाता है, लेकिन दिनेश के भूत को देखकर वो भी डर जाता है। तभी दिनेश का भूत भूरा को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसकी गर्दन दबाकर मार देता है। मुझे माफ कर दो दिनेश भाई, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं, तूने और तेरे इन साथियों ने तो मुझे तड़पा कर मार डाला था, लेकिन
मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि तूने मुझे क्यों मारा। मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अगर तू मुझे मरने का कारण बता सके तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। दरअसल तुम्हें मारने को मुझे तुम्हारे दोस्त रमेश ने पैसे दिए थे। हम लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। दिनेश यह सुनकर प्रवीण को भी गले से पकड़कर उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे ना मारने का वादा किया था। तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। तुम मेरी बीवी थोड़ी हो जो मैं तुमसे किया वादा निभाऊं। इसके बाद दिनेश प्रवीण के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रमेश को इस बारे में पता चलता है तो वह डर जाता है। अरे, इस दिनेश के भूत ने तो प्रवीण को भी मार डाला। अब ये मुझ तक ना पहुंच जाए और मुझे भी ना मार डाले। ऐसा कहकर रमेश अपना सामान बांध लेता है और अपनी बाइक पर गांव छोड़कर जाने लगता है। तभी उसकी बाइक पंचर हो जाती है और वो गिर जाता है। इस खटारा को भी अभी पंचर होना था। जब जल्दी हो तभी धोखा देती हैं सब खटारा। इसके बाद रमेश बाइक को धक्का लगाने लगता है। तभी दिनेश का भूत वहाँ आ जाता है और रमेश के पीछे पीछे चलने लगता है। मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? दिनेश, तुम मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तूने तो दोस्ती में गद्दारी की है। तुझे मैं तो क्या भगवान भी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भूत रमेश को उठा लेता है और अपने बाग में लेकर चला जाता है। देख, मरना तो तुझे है ही, लेकिन अगर तू सच बोलेगा तो शायद मैं तुझे ज्यादा दुख नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें तू अकेले तो शामिल नहीं है, कोई और भी है जिसके साथ मिलकर तूने मुझे मारा है। इस प्लान में मेरे साथ तुम्हारी पत्नी सविता भी शामिल है। तू झूठ बोल रहा है। भला वो मुझे क्यों मारेगी? मैं सच बोल रहा हूँ। दरअसल तुम्हारा ये बाग करोड़ों रुपए का है और तुम इसे जीते जी नहीं बेचते, इसलिए उसने तुम्हें मेरे हाथों मरवा दिया। अब मेरी जान बख्श दो और मुझे जाने दो। मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुझे छोड़ दिया तो इस दुनिया में लोग अपने दोस्तों को धोखा देते रहेंगे, इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। इसके बाद दिनेश का भूत रमेश को मार डालता है। उधर सविता को रमेश की मौत का पता चलता है तो वो काफी डर जाता है। सविता एक तांत्रिक के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। सविता, तुमने किया तो बहुत गलत है, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मरा हुआ पति ही है। तुमने पैसे के लालच में उसे धोखा दिया है। तुम्हें मरने से मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ दिनेश का भूत आ जाता है और सविता को उठा लेता है। ये देखकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। दिनेश का भूत सविता को उठाकर बाग में ले जाता है। सविता, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी आज वहीं पे खत्म होगी। देखो, तुमने मुझे पैसे के लालच में मारा, लेकिन तुम्हें वो पैसा भी नहीं बचा पा रहा। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं बाग तुझे वैसे ही दे देता। मारेगा तो तू मुझे वैसे भी, लेकिन मैं तुझे पूरी बात जरूर बताऊंगी ताकि तू भी मुक्ति पा सके। पूरी बात? मतलब? मैं और रमेश एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहते हम कभी नहीं मिल सकते थे। इसीलिए हम दोनों ने तुझे मारने की योजना बनाई और मार डाला। ताकि हम दोनों इस बाग को बेचकर चैन से रह सके। ये सुनकर दिनेश का भूत गुस्से में आ जाता है और सविता के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उन दोनों को मारकर उसे सुकून मिल जाता है और आज भी दिनेश की आत्मा उसी बाग में रहती है और अपने बाग का ध्यान रखती है। उसमें लगे फल सब्जियां गरीबों के काम आते हैं और लालची लोगों को वो आत्मा अंदर फटकने भी नहीं देती। एक बार की बात है, एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि अपने जन्म के समय से अंधी थी। अंधा होने के कारण वो ना तो खेल पाती थी
और ना ही उसके दोस्त थे। इस कारण वो अक्सर दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहूंगी? क्या मैं कभी आप सब लोगों की तरह दुनिया नहीं देख पाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, तू चिंता न कर। तेरे पिताजी रोज शहर जाते हैं और बड़े डॉक्टरों से मिलते हैं। आज भी वो शहर ही गए हैं। बस एक बार कोई अपनी आंखें देने वाला मिल जाए तो तू भी ये दुनिया देख सकेगी। तभी रूपा के पिताजी मोहनलाल आ जाते हैं। मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया को सर पर उठा लूं। अजी, ऐसा क्या हुआ जो ऐसे पागल हुए जा रहे हो? क्या हुआ? अरे ये मत पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या होगा। हमें कल ही शहर जाना है और रूपा की आंखों का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर साहब को आंखें मिल गई हैं रूपा के लिए। अब रूपा भी ये दुनिया देख सकेगी। क्या सच में पिताजी? वाह, मजा आ जाएगा। मैं भी दुनिया देख सकूंगी। मजा आ जाएगा पिताजी। फिर अगले दिन तीनों शहर चले जाते हैं और रूपा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। रूपा, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल रहा है और बस अभी थोड़ी ही देर में तुम भी दुनिया देख सकोगी। सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर मोहनलाल को लेकर रूपा के पास आते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। डॉक्टर आंखों से पट्टी उतारता है और रूपा को आंखें खोलने के लिए कहता है। रूपा बेटा, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, उन्हें पहचानो। लेकिन जैसे ही रूपा अपनी आंखें खोलती है, उसे एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है और गायब हो जाती है। उसे देखकर रूपा के मुंह से चीख निकल पड़ती है। ये डरावना चेहरा किसका है? कौन है ये? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया तुमने बेटा जी? कुछ नहीं पिताजी, शायद कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद रूपा को अक्सर उसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और वो डर जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ सीमा परेशान हो जाती है और एक तांत्रिक को घर पर बुलाती है। मेरे होते हुए कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। ये भूत प्रेत तो मुझसे डर के भागते हैं और कई तो मेरे आगे रहम की भीख भी मांगने लग जाते हैं। बाबा, अब इतनी बड़ाई मत करिए अपनी और जल्दी से ध्यान लगाकर बताइए बात क्या है। अभी लो पुत्री। उसके बाद तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तांत्रिक भी डर जाता है। बेटा, ये तो किसी चुड़ैल का साया लगता है और ये चुड़ैल तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। उसी रात जब रूपा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर रूपा उठ जाती है। कौन है? कौन है? तुम हॉस्पिटल में थी। तुम मेरा ऐसे पीछा क्यों कर रही हो और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ दिखती क्यों हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं हर जगह आ जाऊंगी। मेरी आंखें वापस दे दो, मेरी मदद करो। तुम्हारी आंखें? ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर ने लगाई है मुझे, और भला मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ? ये आंखें मेरी हैं। कुछ गुंडों ने मुझे मार डाला था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई थी। तुम्हें ये आंखें उसी हॉस्पिटल से मिली है। अब मुझे उन गुंडों से बदला लेने और सच का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं आपकी मदद करूंगी। आपको जैसी भी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। उसके बाद चुड़ैल हंसते हुए रूपा के शरीर में समा जाती है और वहां से उड़ जाती है और एक घर के दरवाजे पर उतरती है और दरवाजे से आवाज लगाती है, भीमा, ओ भीमा, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर भीमा बाहर आता है और रूपा को सामने देखकर खुश हो जाता है। क्या लड़की है भीमा, वो भी अकेले? वो भी तेरे घर पर? आज तो मजा आ जाएगा।
अब ऐसे घूरते ही रहोगे या अंदर भी ले चलोगे? वो मैं आप अंदर चलिए। लेकिन जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है वो रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर भीमा डर जाता है। नंदिनी, तुम कैसे, तुम जिंदा कैसे हो गई? पहचान लिया तुमने? सही बोला तुमने, मैं नंदिनी ही हूँ। चल अब जल्दी से बता, तूने और तेरे उस हकले दोस्त रंगा ने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी। ये तो तुम्हें वो रंगा ही बता सकता है। मैं तो सिर्फ वो ही करता हूँ जो रंगा मुझे करने को कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो वापस रूपा के शरीर में चली जाती है और भीमा को गला दबाकर मार डालती है। एक तो गया, अब दूसरे की बारी। उसके बाद चुड़ैल रंगा के घर जाती है। उस दिन रंगा घर के बाहर ही सो रहा होता है। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देती है। रंगा उठ जाता है। कौन है? मेरे तो क्यों पटका? तभी चुड़ैल रूपा के शरीर से निकल के बाहर आ जाती है, जिसे देखकर रंगा डर जाता है। तुम नंदिनी, तुम तो मैंने मार डाला था। मुझे माफ कर दो। अरे तोतले, बोलना बंद कर और बता किसके कहने पर तूने मुझे मारा था। शायद मैं तुझे माफ कर दूं। क्या सच में तुम मुझे माफ कर दोगी? अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूं, तुम तो मारने के लिए हमें तुम्हारे पति रवि ने पैसे दिए थे, तो तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुझसे उसका ही नाम जानना चाह रही थी। तभी रूपा बोल पड़ती है। चुड़ैल जी, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। फिर चुड़ैल रूपा के शरीर में प्रवेश करती है और रंगा को उठा लेती है और हवा में लेकर उड़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर उसे छोड़ देती है। रंगा नीचे गिरकर मर जाता है। चुड़ैल रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है और रोने लग जाती है। इस रवि को मैंने इतना प्यार किया था और अपना सब कुछ इसको दे दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस नास मीटे रवि ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि उसने आपकी जान क्यों ली और उससे बदला भी लेना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अपने पति रवि के घर जाती है। रवि अपने घर पर बैठा होता है। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी होती है। देखा जानू, अपने प्यार के लिए मैंने अपनी बीवी को मरवा दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस नंदिनी का सारा पैसा अब अपना है। अब हम ऐश करेंगे। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। आराम से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। तुम्हें तो मेरे साथ ही आना पड़ेगा, मेरे प्राणनाथ। और रही ऐश की बात, तो वो तो मैं तुम्हें चुड़ैल लोक में कराऊंगी। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैं इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान। रवि की बात सुनकर लड़की डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो इस नास मीठे रवि का किया धरा है। मुझे जाने दो, तुम्हें जो भी करना है करो इस रवि के साथ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ नहीं थी, अब तो मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मारा, वो भी तुझे छोड़ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसके बाद उस लड़की की तरफ बढ़ती है। अपनी तरफ चुड़ैल को आता देख लड़की बहुत डर जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सारी समस्याओं की जड़ तो तू ही है लड़की। तुझे सब कुछ पता होते हुए भी इन दुष्टों का साथ दिया, तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। और डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगी। एक पत्नी सच्चे मन से अपने पति पर अंधा विश्वास करती है। किसी भी पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है। चेहरा नोचते ही लड़की गिर जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। रूपा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये आंखें तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो जो मैं नहीं देख पाई। इसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।